पहले तो मुझे लगा कि तुम मेरा इंटरव्यू कर रहे हो या अपनी कहानी सुनाने के लिए मुझे बैठाए हो यहाँ जी। मगर जब तुम क्लाइमैक्स पे आए तो मुझे समझ में आया कि इतना गहन अध्ययन, इतनी तैयारी आज के दौर में, जहाँ बच्चे इंटरव्यू करने आते हैं तो उनको ये भी नहीं पता होता कि मैं गीतकार हूँ कि संगीतकार हूँ। मुझसे सवाल किया जाता है कि जब धुन बनाते हो आप किन बातों का ध्यान रखते हो। वहाँ एक किरदार जो इतनी गहरी तैयारी कि मेरे दादा परदादा तक चला गया है आदमी, और वहाँ से निचोड़ के लेके और मेरे तक पहुँचा है कि सर अब आप आइए इस मैदान में, मैं अब आपसे सवाल करूँगा। तो एक तो बस सबसे पहले तुमको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे सारे इंटरव्यूज़ अभी जब तुमने बीच में हनी सिंह का किया, नाना पाटेकर का, वो मैं सब देखता, इसलिए नहीं देखता हूँ कि उनको देखना है, मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि तुम्हारी एक जो ख़ास बात है ना, साहित्य आज तक के इंटरव्यू को आज तक लोग याद करते हैं। तुम्हारा इंटरव्यू जो तुमने किया था उस दिन, मेरे 45 साल के करियर में हज़ारों इंटरव्यू हुए होंगे, मगर बार बार तुम्हारा नाम क्यों आता है उस इंटरव्यू में। जब लोग बोलेंगे कि सर वो ललन टॉप का जो आपका इंटरव्यू था वो अनफॉरगेटेबल है, इतना अच्छा इंटरव्यू था। इवन मेरी पत्नी उस दिन सौभाग्य से वहाँ पे थी। तो ये बहुत अच्छी बात है तुम्हारी कि जिस आदमी से तुम रूबरू हो रहे हो पहले उसके बारे में जानो तो सही। जब तक जानोगे नहीं उससे सवाल क्या करोगे, और बिना जाने जब सवाल होते हैं तो जवाब भी वैसे ही आते हैं। तो आज मैं बहुत एक्साइटमेंट में हूँ। मैं मुंबई से चल के यहाँ तक आया हूँ, केवल आया हूँ इसलिए क्योंकि तुम इंटरव्यू करने वाले हो। थैंक यू सर, हम कोशिश करेंगे कि आपके That's the power of the statue. हम कोशिश करेंगे कि आपके भरोसे का मान रख सकें। जहाँ तक आपके बारे में जानकारी का ज़िक्र है, चेहरा एक होता है, उसके पीछे मेहनत पूरी टीम की होती है। हमारी टीम बहुत शानदार है। यमन, दीप, शताक्षी, ये सारे नौजवान बच्चे हैं जो कई दिनों से आपके जीवन पर लिखी किताबों का अध्ययन कर रहे थे, आपके गानों का। और अभी मैं शूट शुरू होने के पहले पीछे गया तो मैं अपने साथियों से, गौरव ताम्रकार, संदीप सिन्हा, दुष्यंत सबसे बात कर रहा था। हमने कहा आज सर से बहुत सवाल पूछना है, एक एक गाने पे सवाल पूछना है, क्योंकि हमने मोहब्बत करना और करने से ज़्यादा, क्योंकि वो करने की चीज़ नहीं, वो तो खुद ब खुद दाखिल हो जाती है। महसूसना जब सीखा। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, आपके हर गाने पर मैं और मेरे जैसे करोड़ों नौजवान अपनी व्यक्तिगत कहानियां सुना सकते हैं हर गाने पर, है ना। कि साहब कुछ होता है, रिलीज़ हुई, हम 11वीं कक्षा में पढ़ते थे और जिस मोहल्ले में रहते थे, वीरेंद्र स्वरूप का एक लड़का था, वो लाइन में लग के लाठी खाने की नौबत आ गई। हीर पैलेस में कानपुर में लगी थी कुछ होता है, टिकट लेके आया और शाम को क्रिकेट के मैदान पे ऐसे घूम रहा था जैसे कोई वो अशोक चक्र और परमवीर चक्र लेके आया हो, है ना। क्या कहें, हाय कुछ होता है। और इसका जो एक और वो गाना है, तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना, तो अभी भी जब हम लोगों को ऐसा होता है ना साहब गम भरे गीत सुनने हैं, तो हम तो साहब मोहम्मद रफ़ी साहब के ज़माने के नहीं हैं, तो हम ये गाना अभी भी वो लूप में बजता है ना। उसके बाद कितने लड़कों ने भाई साहब अपने घर में जूते खाए आपकी वजह से, क्योंकि आपने तो गाना लिख दिया वो जाने जाना। सलमान खान ने फटवा ली जीन्स, अब वहाँ फटे कपड़े पहनना वर्जित था, कतई नहीं माना जाता था इस बात को, पर लड़कों ने लेके ब्लेड धर के काट ली जीन्स। अब जीन्स बाप खरीदवाता था इस बिना पर कि 3 साल 4 साल ये पैंट चलेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपके हर गाने पर, है ना, हम लोगों को ऐसे दाएं बाएं पानी लेने भेज दिया जाता था। सुपरहिट मुकाबला में गाना आता था जीत का, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। अब समय संस्कारी हो चला था घर वालों की नज़र में, उनको ये नहीं पता था कि MTV रात में भी आता है और FTV भी आता है। तो हम लोगों को दाएं बाएं भेज दिया जाता था कि अभी बाहों में कसमसाने का वक्त नहीं है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम और अपोलोनियस थ्योरम कैसे सिद्ध करनी है वो सीख लो। एवरी सॉन्ग रिटन बाय यू। और ये चूँकि मेरे पास माइक है, मंच है, तो मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ, पर मुझे ये गुमा है कि मैं करोड़ों नौजवानों को जो 80, 90, 2000 के दशक में किशोर वय को पाते हैं, जिन्हें मोहब्बत की शय थोड़ी बहुत समझ में आती है,
हम सब ने ये महसूस किया। तो थैंक यू सो मच बेटा। और जैसा तुमने कहा, ऐसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस विषय में जो तुमसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैं बॉम्बे में किसी कॉलेज में हिंदी डिपार्टमेंट के कार्यक्रम में मेन चीफ गेस्ट बन के गया था। जब वो ख़त्म हुआ कार्यक्रम तो सारे बच्चे, जैसे आज यहाँ सारे बच्चे, नौजवान बच्चे बैठे हैं, वो सब मुझे घेर लिए। उन्होंने कहा सर आपसे एक बात करनी है। हमने कहा बोलो भाई क्या है। उन्होंने कहा कि देखिए पहले जब हमको हाई होना होता था ना तो हम ड्रग लेते थे। अभी आशिकी के रिलीज़ के बाद हमको ड्रग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल आपका म्यूजिक लगा के लाउड करके गाड़ी में सुनते हैं और हम पहुंच जाते हैं जहां हमको पहुंचना होता है। उस दिन मुझे लगा कि म्यूज़िक क्या क्या करता है। और वहीं कुछ बच्चों ने कहा कि सर एक बड़ा काम आसान कर दिया आपने हमारा। अब किसी लड़की से हमको ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती आई लव यू। गाड़ी में उसके साथ जाते हैं, गाना लगा देते हैं कि मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आती हो कुछ भी कहने से डरता है। तो मेरे गानों ने क्या क्या किया है ये तो जब तुम लोगों से मिलता हूँ तो मुझे पता चलता है। अब लोगों का ये आरोप ये भी है कि सर ये जो आप लिखते हैं तो क्या आपने खुद भी सब ये सब किया है। अब इसका जवाब मेरे पास कोई होता नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि हम गाने तो कहानियों के लिए लिखते हैं, किरदारों के लिए लिखते हैं। हम कभी कूली बन जाते हैं, कभी शायर बन जाते हैं, कभी टपोरी बन जाएंगे, कभी मवाली बन जाएंगे। तो हमको तो बहुत से रंगों में रंगना पड़ता है। नहीं, पर सर एक बात और है, मुखौटे कितने भी हों पर वो लगाने चेहरे पर ही पड़ते हैं। डेफिनेटली। तो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को, और ये श्रोताओं शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों हमसे कुछ नौजवान मिलने आए और उन्होंने कहा कि जो दृष्टि बाधित हैं वो भी आपका कार्यक्रम सुनते हैं। तो एक तो उन्होंने कहा, और मैं उस पर अमल कर रहा हूं, कि जब भी आपके मेहमान आए तो आप उनकी कदकाठी के बारे में भी बताएं कि उन्होंने क्या कपड़े पहन रखे हैं। जैसे ब्लू से कलर का पैंट पहन रखा है, हाफ जैकेट, नेहरू जैकेट, मोदी जैकेट, जिसकी जैसी श्रद्धा मान ले, फुल कमीज़ पहन रखी है, पुखराज वाली एक अंगूठी है, एक एप्पल की वॉच पहन रखी है, चश्मा लगा रखा है, खूबसूरत सी फ्रेंच कट दाढ़ी है और बाल सुलभ मुस्कान है और पाँव में स्पोर्ट शूज़ हैं। जी, तो हमारे जो दर्शक और श्रोता हैं वो सबसे पहले वो 3 सवाल जानना चाहेंगे जो आपके पिता ने आपसे पूछे। यहाँ क्यों आए हो, जन्नत की हकीकत क्या है, और एक आखिरी शर्त क्या है। ज़रा वो सवाल बताइए साहब। देखो, जैसा तुमने कहा कि पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं फिल्मों में आऊं और मैं गीतकार बनूं। अनजान साहब, महान गीतकार, मशहूर गीतकार। तो अब उनके आदेश की अवहेलना की थी मैंने। उन्होंने मुझे कॉमर्स पढ़ाया, मैंने BHU से, बनारस यूनिवर्सिटी से एमकॉम किया, उसके बाद बैंक में नौकरी की, वो एक अलग कहानी है। उसके बाद मैं आ गया और 1 साल तक मैं गुमशुदा ज़िंदगी जी रहा था। उनको पता भी नहीं था कि मैं उस शहर में हूँ। खैर कहीं से जब पता चला तो बुलावा आया कि आ जाओ। इतना अबोला था, पर उनको कैसे नहीं पता कि आप, या आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही जाके मिलने की? नहीं, मेरी ज़रूरत की मैं घर उनसे, से कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं कि? नहीं, तो वही चिट्ठी जब गई, माँ ने जब खत लिखा कि मेरा बेटा 1 साल से मुंबई में है, आपने उसकी कभी खोज खबर नहीं ली, कभी तो मिलिए उससे। तब उन्होंने मेरे किसी रिश्तेदार से बात करके पता करवाया कि मैं हूँ कहाँ पे, और वो रिश्तेदार मुझे लेके गए। और वो आज भी जब मैं वो लिंकिंग रोड से गुज़रता हूँ ना, तो वो एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, पाम्पोस नाम था उसका, अभी भी वो है, बहुत छोटा उसका आकार हो गया है। और वो महबूब से कोई गाने की रिकॉर्डिंग करके लौटे थे। तो पहले तो इंट्रोडक्शन हो गया, भाई रिश्तेदार से मिले, हेलो हाय हुई। उसके बाद बोले अब आप जाइए, मुझे इनसे एकांत में कुछ बात करनी है। अब जैसे तुम बैठे हो वैसे वो बैठ गए, मैं ऐसे बैठ गया, और मैं संघर्ष की आग में पूरी तरह से जला हुआ था। क्योंकि उस दिन मुझे याद है वो जो शर्ट मैंने पहनी थी वो मुंबई के फुटपाथ से ली हुई शर्ट थी 10 रुपए की। और वो देख के उनको अंदाज़ा लग गया कि ये
बहुत बुरे दौर से गुज़र रहा है वो मेरे पिता जो बहुत ही महान, जिनको मतलब मैं अगर बताऊं कि हम कम से कम 10 जन्म लेके भी लिखेंगे तो वहाँ तक पहुँचना मुमकिन नहीं है हमारे लिए, और बहुत बड़े फिलासफर भी थे वो देखते ही आईने में मुझे उतार लिए कि ये किस दौर से गुज़र रहा है और ये क्या सोच रहा है। खैर, उन्होंने पहला सवाल मुझसे पूछा कि मैंने तुमको मना किया था कि तुम मुंबई मत आओ, मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ आए। चलो, अब तुम बड़े हो गए हो, जवान हो गए हो, तुमको अपने फ़ैसले लेने की आज़ादी है। अब मैं तुमसे 2-3 सवाल पूछूंगा, उनके जवाब तुम्हें देने होंगे, और अगर तुमने सही जवाब दे दिया तब तो मैं तुमको अपने पास रखूंगा, वरना ज़िंदगी तुम्हारी है, संघर्ष तुम्हारा है, फ़ैसला तुम्हारा है। मैं उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगा। और मैं ये सोच के गया था, क्योंकि मैं नाराज़ बहुत था, क्योंकि कई रातें मैं भूखे सोया हुआ था, क्योंकि खाने के लिए पैसा नहीं था। तो मैं इस आक्रोश में था कि आज ये जो भी पूछेंगे 2 टूक जवाब दूंगा। अब मैं इम्तहान देने बैठ गया। पहला सवाल ही ऐसा आया कि मेरी पूरी सोच उलट पलट गई कि यार इस मौजू पे ये सवाल करने का क्या मतलब है। पहला सवाल उन्होंने पूछा कि तुमने कभी किसी लड़की से प्यार किया था। मैं 2 मिनट का पॉज था मेरा, यार अब ये सवाल यहाँ क्यों पूछ रहे हैं। मैंने बोला हाँ किया था। तो उनका चेहरा जरा और तमतमाया और उन्होंने पूछा क्यों प्यार किया था। तो मुझे लगा कि शायद इनको गुस्सा होगा कि यार तुम पढ़ाई लिखाई की तुम्हारी उम्र थी कि तुम प्यार कर रहे थे जब पढ़ना लिखना था। तो मैंने कहा पापा जब कोई प्यार करता है तो कुछ सोच के नहीं करता, कर लिया, हो गया। अच्छा, अब तुम मुझसे पूछो कि मैंने तुमसे ये सवाल क्यों पूछा। अच्छा, मैं क्यूरियस था बहुत कि ये सवाल इन्होंने पूछा क्यों। अब देखो जवाब जो था बेटा, ये है मेरे पिता का जवाब, जो मैं कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकता कि एक आदमी यहाँ से जाके सवाल किया होगा। बोले मैं देखो बेटा इसलिए पूछा मैंने ये सवाल कि जहाँ तुम आए हो ना, ये जो मुंबई शहर है और एक ख़ास तौर से जो फिल्म नगरी है, ये एक लड़की की तरह है, एक महबूबा की तरह है। ये बावफ़ा भी हो सकती है और बेवफ़ा भी हो सकती है। मैं ये परखना चाहता था कि तुम सच्चे आशिक हो कि भगोड़े आशिक हो, क्योंकि जो सच्चा आशिक होता है वो सोच के प्यार नहीं करता। जहाँ प्यार में सोच आई बस समझ लो कि वहाँ धंधा शुरू हो गया, वहाँ पे कहानी में कोई और ट्विस्ट है। तो कब ये बात तुमने प्रूव कर दी कि नहीं हो तो तुम सच्चे आशिक, तो तुम भागोगे नहीं, इस बात की तुमने मुझे गारंटी दे दी है। चलो भाई, अच्छा क्या सोच के आए हो कि ये जन्नत है, यहाँ हूरें होंगी, परियाँ होंगी, इतनी खूबसूरत खूबसूरत हीरोइनें होंगी, और तुम आनंद बख्शी, साहिर लुधियानवी, शैलेंद्र बन जाओगे, लोग तुम्हारे ऑटोग्राफ लेंगे, तुम्हारे साथ फ़ोटो करवाएंगे। मैंने बोला हाँ सोच के तो यही आया हूँ, मगर एक चीज़ तुमने नहीं सोची बेटा कि जन्नत पाने के लिए एक काम करना पड़ता है जो तुमको पता नहीं है। मैंने बोला क्या? बोले मरना पड़ता है। जन्नत ऐसे तो मिलेगी नहीं, तो मरने के लिए तैयार हो। वहाँ मैं रुक गया ज़रा, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो मुश्किल है यार, ये तो मुश्किल में डाल रहे हैं मुझे। फिर मैंने बोला हाँ ठीक है, मरना है तो मरना है, क्योंकि आग तो थी वैसी की वैसी। और आखिरी सवाल ये था कि अब से तुम मेरे साथ रहोगे और 1 साल तुम कुछ लिखोगे नहीं। अब मैं तुमको बताऊंगा कि जो तुम लिख रहे थे और जो यहाँ लिखा जाता है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये वो दुनिया है जहाँ तुम कुछ नहीं लिख सकते हो, तुम वो लिखोगे जो एक कहानी लिखवाएगी, जो एक किरदार लिखवाएगा बेटा। तो पहले तो समझो मेरे साथ कि यहाँ की लैंग्वेज अलग होती है। जैसे डॉक्टर बात कर रहे होंगे तो उनकी लैंग्वेज अलग होती है, इंजीनियर बात करेगा उसकी लैंग्वेज अलग होगी,
एक किसान बात करेगा, उसकी लैंग्वेज अलग होगी। तो पहले यहाँ की भाषा समझो, यहाँ के तौर तरीके समझो, यहाँ समझो ट्यून पे गाना कैसे लिखा जाता है, कैसे किरदार में ढला जाता है, कैसे उस सिचुएशन को ग्रैब किया जाता है। एक डायरेक्टर जिसके साथ तुम काम करते हो, उसकी पूरी आपको डायग्नोसिस उसका करना पड़ता है कि ये डेविड धवन है, ये आदित्य चोपड़ा है, ये करण जौहर है। जब तक ये नहीं समझोगे तुम कभी इनके लिए गाना नहीं लिख पाओगे। देखिए, आपने ये कहा तो मुझे आपका लिखा एक मुखड़ा याद आया जो फिल्म में नहीं लिया गया, क्योंकि बात समझ की आ गई है। जुल्फ़ों के साए रुख पे गिराए, शैदाई मेरे दिल को बनाए, शबनम के मोती पल पल पे रोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। ये भी कमाल का इंसिडेंट था जब ये, चूँकि ये फिल्म पहले जावेद साहब लिख रहे थे जी। कुछ होता, उन्होंने फिल्म छोड़ दी क्योंकि उनको शायद फिल्म का टाइटल पसंद नहीं था, और करण जौहर से उन्होंने कहा भाई तुम टाइटल चेंज कर दो तो मैं लिखूंगा, तुम्हारी कहानी अच्छी है मगर ये टाइटल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर उसके बाद मेरे पास बुलावा आया, और जब मैंने लिखा और वो गाना लिख के लेके गया जो तुम अभी मुखड़ा जो सुना रहे हो, क्योंकि मुझे लगा कि ये जावेद साहब के पास गई है फिल्म, तो थोड़ी सी शेर व शायरी में थोड़ी गहरी करूं तो शायद करण जौहर इम्प्रेस हो जाएगा बहुत मुझसे। और जैसे ये मुखड़ा मैंने सुनाया वो नाराज़ हो गया एकदम, रिएक्शन एकदम उल्टा आया कि सर मैंने आपको तो इसलिए बुलाया कि आप यंग हो, मुझे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की कहानी है, मुझे वो स्टाइल चाहिए जो आप लिखते हो एकदम सिंपल, मुझे इसमें कुछ शायरी वारी चाहिए। शैदाई और हरजाई मत करिए, सदाई और रजाई मत लाइए। खैर फिर मैं जब दूसरे अटैम्प्ट में गया और फिर मैंने वो लिखा तुम पास आए यूँ मुस्कुराए तुमने न जाने, फिर भी मेरे अंदर कोई न कोई कुलबुलाहट थी। मैंने उसको फिर कहा कि करण ये बहुत सिंपल लग रहा है, ऐसा तो नहीं हो कि यार लोगों को लगा क्या गाना लिख दिया मैंने। उन्होंने बोला सर आप बिल्कुल मत कुछ करिए, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया है, अब इसको गुड बेटर बेस्ट करने के चक्कर में इसको ख़राब मत करिए। तो वो हादसा हुआ जिसकी वजह से वो लाइन जो तुमने सुनाई, वो मुखड़ा तुम्हारे पास कहाँ से आ गया मुझे मालूम नहीं, तब वो मुखड़ा मैंने लिखा था जो पहली बार जो लिखा था। जी, ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ सर आप दर्शकों को बताएं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, ट्यून, सिचुएशन, फिल्म की सिचुएशन, गाने की सिचुएशन और ट्यून के उस ध्वनि के हिसाब से मुनाफिक शब्दों को खोजना, क्योंकि कई लोग इससे वाकिफ़ नहीं है। साहब प्रोड्यूसर ने कहा कि फिल्म का नाम होगा सोल्जर, अब सोल्जर पे आपको लिखना है टाइटल सॉन्ग। टाइटल सॉन्ग यानी कि वो शब्द आना है। अब शब्द अगर हो तेरे नाम तो आप कह सकते हो अब तेरे नाम हमने लिया है जीवन, आपने किया है जीवन अपना सारा सनम, या देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। फिर भी रिलेटिवली ईजी है, रिलेटिवली ईजी है, ईजी तो नहीं होता है कुछ भी लिखना। अब सोल्जर को आप कैसे लाओ वो हिंदी के मीटर में, सुनने वाला कह सकता है कि साहब कितना सरल गाना है, हालांकि हम सबको याद है कि सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल को चुरा ले गया। तो वो थोड़ा सा प्रोसेस समझाइए ताकि दर्शक और जागरूक हो सके। होता क्या है बेटा, जैसे सोल्जर ये एक ऐसा टाइटल है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज था कि सवाल सोल्जर पे लिखना होता तो मुझे चैलेंज नहीं था, सवाल ये था कि सोल्जर पे रोमांटिक गाना लिखना है। अब भाई वो टाइटल सोल्जर है, उस पर मैं रोमांटिक गाना क्या लिखूं। जैसे सांवरिया जब मैं लिख रहा था संजय लीला बंसाली की, तो उन्होंने बोला कि सर आपको मैं एक चैलेंज देता हूं कि आप, क्योंकि ये फेमिनाइन वर्ड है सांवरिया, तो लड़का कैसे सांवरिया गाएगा, आप एक गाना ऐसा लिखिए कि वो सांवरिया लड़का गाए। और मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और वो गाना अब चला भी था उस पिक्चर का। तो जब इस तरह के चैलेंजेज आते हैं, और मुझे याद है सोल्जर गाना बना कैसे, अब हम तकलीफ में आ गए, मैं और आप जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे, टाइटल सॉन्ग की बात कर रहे हैं, सांवरिया की बात कर रहे हैं। तो जब सोल्जर पे ये आया चैलेंज कि इस पे रोमांटिक गाना लिखना है, तो अन्नू मलिक और मैं हम लोग जा रहे थे, लोनावाला में सिटिंग थी, अब्बास मस्तान ने कहा कि हम वहीं सिटिंग करेंगे। उनकी काफ़ी फिल्मों की सिटिंग हम लोगों ने आउट ऑफ बॉम्बे जाके किया। तो गाड़ी में जा रहे थे, अब मैं परेशान कि इस पर मैं लिखूं क्या।
तो मैंने बोला एक काम करो, भूल जाओ, थॉट वाट जो आएगा वो आएगा, पहले ये सोल्जर का काफिया ढूंढो। तो उसका काफिया मिले नहीं, बड़ी मुश्किल से बोल कर मिला। तो हमने बोला भाई एक काफिये से कैसे गाना बनेगा। फिर अनु जैसे ही मैंने बोलकर बोला तो अनु ट्यून बनाना शुरू कर दिया। सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर, फिर अब आगे दिल को चुरा ले गया। फिर वो लाइन बड़ी मुश्किल से आई कि आगे पीछे डोल कर, वो टुकड़ा जैसे ही मेरे दिमाग में आया मैंने बोला अब ये गाना बन गया। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी जब आप जाते हैं ना तो कितने चैलेंज, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुमने एक जिक्र छेड़ दिया है तो इस तरह जी, हर दिल जो प्यार करेगा, अब वो इतना मशहूर गाना हर दिल जो प्यार करेगा, वो गाना गाएगा जी, दीवाना बहुत ही। सैकड़ों में, राज कपूर का गाना। अब उसने टाइटल रख दिया ये संगम का है, हाँ ये संगम में था ये गाना। हाँ, ये हर दिल जो प्यार हाँ, करेगा संगम वो का। गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचान। अब साजिद नाडियाड वाला ने नाम रख दिया पिक्चर का हर दिल जो प्यार करेगा। अब मैं इस मुश्किल में कि इसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा। शैलेंद्र ने इतनी कमाल की बात जी। लिख दी थी। तब देखो लिखने के तरीके कैसे होते हैं। मैंने बहुत उससे रिक्वेस्ट की कि यार साजिद ये तुम टाइटल गाना मत लिखो, बाकी जो गाने हैं मैं लिख देता हूँ बट टाइटल गाना मत लिखो। नहीं यार ये तो चाहिए ही चाहिए, फिल्म का इतना रोमांटिक टाइटल है, वो गाना तो चाहिए। तो मैं जीने लगा कि लिखा लाइन क्या है। कहता है कि हर दिल जो प्यार करेगा। तो मैं खुद से सवाल करने लगा। मैं रात को लेटा हुआ था तो मैंने बोला कि यार ये लाइन है कि हर दिल जो प्यार करेगा, तो क्या, अब खुद से सवाल कर रहा हूँ, खुद से जवाब मांग रहा हूँ कि बोल भाई क्या होगा। तब उसमें से वो लाइन आई कि उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, सुबह शाम तन्हाई में आहें भरेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। तो अब देखो कहाँ से गाना बनता है, ये प्रक्रिया किसी को पता नहीं होती, क्योंकि बच्चे या बाहर के लोग सुन लेते हैं, उनको लगा तो आसानी से गाना बन गया। कम से कम 15 दिन मुझे लगा इस लाइन को ढूंढने के लिए कि ये मेरी उलझन का इलाज क्या होगा। फिर एक और आया चैलेंज मेरे सामने, आशिक बनाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था आशिक बनाया आपने। इतना बड़ा गाना बख्शी साहब का, और इसने पिक्चर का टाइटल रख दिया आशिक बनाया। हिमेश को मैंने बोला मेरे भाई प्लीज़ इस पे मत गाना बनवा, नहीं मुश्किल हो जाएगी, मैं उससे बेहतर नहीं लिख पाऊँगा। उसने बोला सर आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ, मैं ऐसी ट्यून बनाऊँगा और ऐसी जगह ये आशिक बनाया आपने लेके आऊँगा ना कि दुनिया में कोई आपसे कभी पूछेगा भी नहीं कि यार ये आपने उस गाने के जवाब में क्या लिख दिया है, क्योंकि मैं वो पूरा माहौल ही चेंज कर देता हूँ। और तुमने वो गाना सुना होगा, आशिक बनाया आपने, तो उसका इस गाने से कुछ लेना देना नहीं। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन कई बार फंसती है, तो हम कैसे निकलते हैं उससे बच बच के, ये उस सिचुएशन में जाने के बाद ही पता चलता है। इंटरेस्टिंग। कई लोग ये कहते हैं कि साहब समीर साहब ने बहुत लोकप्रिय गाने तो लिखे, कर्णप्रिय धुनें, लोकप्रिय गाने, कविता नहीं है उन गानों में बड़ी खूबसूरत। मैं अभी इस इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो देवदास का आपका गाना है मोरे पिया, आपकी इजाज़त हो तो मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ दूँ। हाँ बिल्कुल। आसमान की बाहों में चांद अकेला ठहरा था, रात की जवानी पे चांदनी का पहरा था, रुंझुन रुंझुन हवा का झोंका उजली उजली रात, तारों की डोली में आई झिलमिलाते जुगनू की बारात, सबके होठों पे ठहरी थी आके कोई बात, ढोल मंजीरे बजने लगे पड़ी ढफली पर थाप, और ठुमक ठुमक कर नाच रही थी मेरी राधा प्यारी, जाने कहाँ से रास रचाने आया छैला गिरधारी। इट्स अ ब्यूटीफुल पोइट्री। क्या होता है ना रटा, देखो वो लोग इस तरह की बात कर, मैं हमेशा बोलता, इवन बख्शी साहब ने लिख ही दिया गाना, मैं शायर तो नहीं। भाई मुझे शायर बनाने पे क्यों आमादा हो यार, मैं नहीं हूँ शायर, मैं एक आम आदमी जो रास्ते पे चलता हुआ आदमी है उसका एक गीतकार हूँ। मैं कुछ नहीं लिखता, केवल उसके दिल की बात लिखता हूँ। मैं हमेशा, मैं इसीलिए हम इंडस्ट्री में मेरे आने का मकसद यही था
कि मुझे लिटरेचर नहीं लिखना था, मुझे वो लिखना था जो एक ऑटो चलाते हुए आदमी गाते हुए गुजर जाए तो मैं समझ लूँ कि मेरी शायरी जो है सबसे बड़ी शायरी यही है। और सवाल ये भी है बेटा कि शायरी की डेफिनेशन क्या है, शायरी क्या है? शायरी वो है जो आप लिखो और किसी की समझ में नहीं आए। असली शायरी तो वो है जो कॉमन आदमी जिसको गाए। आवाम जो है ना, ये जो जनता बैठी है ना, ये जो बच्चे बैठे हैं, ये सबसे बड़े जज हैं। इन्होंने जिस चीज़ को ग्रीन सिग्नल दे दिया ना, आप समझो सबसे बड़ी शायरी वही है। आप गालिब से लेके, मीर से लेके, जौक से लेके आप सब देखो, जब उनके जो सबसे आसान शेर हैं ना, वही आज तक लोगों को याद है। तो हमारी तो कोशिश शुरू से, मैं तो आनंद बख्शी का मुरीद रहा। मैंने तो ज़िंदगी में पहला गाना जब वो सुना जहाँ से मेरे लिखने की तलब बढ़ी कि ABCD छोड़ो, नैनों से नैना जोड़ो, आई शाम सुहानी, राजा जानी, ख़त्म हो गई बात। मेरे लिए सबसे बड़ी शायरी यही थी। तो मैं, लोग मुझे बार बार ये कि आपके गानों में अरे भाई पोइट्री क्या होती है? पहले पोइट्री की डेफिनेशन बताओ मुझे। पोइट्री जिसको तुम कहते हो कि ये लिटरेचर है, ये शायरी है, तुम्हारी सोच के हिसाब से होगा। मेरी शायरी वो है जो आवाम गाती है। बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा रहता हूँ मैं तो भरी महफिल से। और मैं जब खुद थिएटर में जाके बैठ के जब बच्चों को थिएटर में रोते हुए देखता हूँ ना, तब मेरे दिल को जो तसल्ली होती है कि एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार कर, जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जब उस पर रोते हैं लोग ना, तब मुझे लगता है कि मेरी शायरी सार्थक ये हुई है। ये मैं चाह रहा था कि बात ये मेरी नहीं करता, मैं उनके दिल को टटोलता हूँ, क्योंकि किरदार वहाँ वो जी रहा है। तो मेरी सबसे बड़ी शायरी यही है और मेरी सबसे बड़ी जीत यही है। जी, आप ये कह रहे हैं और मुझे रंग फिल्म का गाना याद आ रहा है। और ये फिल्म बड़ी ख़ास है हम सबकी स्मृति में, क्योंकि ये फिल्म आई और इसके कुछ वक्त के बाद दिव्या भारती का निधन हो गया। उसके पहले दीवाना आई थी, शोला और शबनम आई थी, जो उनकी फेट फिल्में हैं। तो वो रंग फिल्म में सुंदर से भारतीय परिधान में, और जो दिव्या भारती की आखिरी तस्वीर रिलीज़ हुई उसमें भी वो लाल जोड़े में है। और वो कितना खूबसूरत वो गाना है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तो बेटा ये जो तुम जागी जागी सोऊं, सोई सोई जागूं, मिलने की तुझसे दुआएं मांगूं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि हम सबको ये गाने अनायास याद हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि हमने इनकी किताबें पढ़ी और वो इतनी बार वो कान में और वो इसलिए याद है क्योंकि वो जज्बा कहीं है तुम्हारे अंदर। जी बिल्कुल। हर नौजवान दिल के अंदर वो जो दिल है ना, वो धड़कता भी है। वो कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं है कि रख दिया गया है ऐसे ही। तो भाई मैं तो बोलता हूँ, जब मैं शैलेंद्र की बात करता हूँ, जिनको आप लेजेंडरी बोलते हो, साहिर की बात करता हूँ, शैलेंद्र का जो गाना तेरे मन की गंगा मेरे मन की जमुना, वो इसमें कौन सी भाई, कितनी सिंप्लिसिटी से वो आदमी अपनी बात कहता है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, इसमें क्या तूफान खड़ा हो गया भाई। इसमें ऐसा क्या है कि जो आपको लगता है बहुत बड़ी सीधी सी बात ना मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। तो अब उस वक्त किरदार ऐसे होते थे, कहानियाँ ऐसी बनती थी। तो वो हम जब आए तो वो नौजवानों का वक्त था, 90s जो जहाँ से मेरी एंट्री शुरू हुई, वो मैं जो जी के आया था, जो जवानी जो मैंने जी थी अपने कॉलेज में, स्कूल में, जो कुछ हम लोगों ने किया, आशिकी जब आई तो वो सारा जो अंदर का था वो सब बाहर आया। अब बाहर आया और फिर सब लोग कहीं ना कहीं उससे आइडेंटिफाई करने लगे। उनको लगने लगा, जब मैं आया तब बजरू साहब भी थे, बख्शी साहब भी थे, मेरे खुद के स्वर्गीय पिता अनजान भी थे, इंदिवर भी। उनके बीच से तुम देखो, मैं बोलता हूँ 80 से लेके आज तक भी मैं अगर कहूँ तो ये जाति नहीं होगी, उस सर्कल के अंदर जितना काम बख्शी ने किया या मजरू साहब ने किया, इन लोगों ने किया, उस सर्कल में आज तक कोई दूसरा गीतकार मेरे सिवा पहुंचा नहीं। कोई तो वजह होगी, ऐसा तो नहीं है हजारों लोग आए। 45 साल के मेरे करियर में ऐसा तो नहीं था कि मैं अकेले ही आया था।
80s में जब मैंने शुरू एंट्री ली तो मेरे साथ कम से कम 50 राइटर तो थे, 60-70 राइटर। वो कहाँ गए, क्यों नहीं आए बाहर? कोई तो वजह रही होगी ना। ऐसा तो नहीं था कि उनको लिखना नहीं आता था, उन्होंने भी कुछ हिट गाने लिखे गए। मगर क्या होता है ना, वो जो शेर है ना कि बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल है प्यारे। सवाल इसका नहीं है कि आप एक मकाम तक पहुंच गए तो बहुत खुश हो गए, ये नहीं 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 नहीं। पहुंचना तो ठीक है, एक जद्दोजहद होती है, आदमी पहुंच जाता है। ठहरे कितनी देर, आप ये ललन टाप चला रहे हो, ये कितने साल से चल रहा है, ये आपकी काबिलियत है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मजाक से चल रहा है, इसके पीछे बहुत सारी मेहनतें लगी हैं भाई, बहुत सारी जद्दोजहद है, तब जाके यहाँ तक ये शो चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि शायरी और ये जो बकवास लोग करते हैं ना, अब अगर तुमको 40 साल पुराना गाना आज तक उसके वर्ड्स याद हैं तो यही उसका सबसे बड़ा असर है। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार तो ऐ दीवाने झूठा ही सही प्यार तो कर। हाँ? क्या कमाल का गाना है। ज़रा ज़रा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन। तुमने एक ऐसी पिक्चर का जिक्र कर दिया है, स्टेडियम, मेरे ख्याल से रेडियो का सबसे हाईएस्ट प्लेड गाना है वो, ज़रा ज़रा महकता है। जी जी। मैं तुमको बताऊं, ये किसी को यकीन नहीं होगा, ये पूरी पिक्चर रहना है तेरे दिल में, जिस दौर में मैंने फिल्म लिखी थी मैं इतना बिजी था कि देयर वाज द टाइम 110 फिल्म आई वाज डूइंग एट ए टाइम। 110 फिल्म, 60 पिक्चर आनंद मिलन और 45-50 पिक्चरें नदीम श्रवण के साथ। और मैं सुबह मेरे ख्याल से 10 साल में केवल 3 से 3.5 घंटा सोया हूँ बस। मैं नींद में भी होता था ना तो मेरे मुखड़े मुझे दिमाग में आते थे। मैं चल भी रहा हूँ। कोई ऐसा गाना रहा कि आप नींद से उठे और आपको कुछ ध्यान आ गया? एक दो नहीं, कब जैसे मतलब कई बार तो बीवी बिस्तर से उठ के चली गई कि आप यही करते रहो रात भर। आपके पास सोने का कोई मकसद नहीं है, आप हमारी भी नींद खराब करोगे, आपकी तो खराब हो चुकी है, आपका तो कोई इलाज नहीं है। मैं रात को सोए सोए, अभी वाइफ बगल में सोई है, अब मैं लिखूं तो कैसे लिखूं? अच्छा, अब धीरे से मैं मोबाइल की लाइट ऑन करता था और उस पर पेपर पे लिख लूं। कई बार मोबाइल पे नोट्स पे लिख लेता था, कई बार कुछ पेपर। अच्छा, मेरा ऐसा है कि जब वो फ्लैश आया और अगर मैंने लिखा नहीं तो गया। कोई उदाहरण बता सकते हैं? बहुत, अब वो मुझे मुखड़े याद ही नहीं है तो मैं तुमको कैसे याद दिलाऊं। बहुत खूबसूरत लाइन सूझी, मगर हमारे डर के कि यार अब ये फिर उठेगी, फिर चिल्लाएगी मेरे ऊपर, तो बेहतर है कि जाने दो, अभी आया गया जाने दो। तो कितने मुखड़े। अच्छा, चलते चलते अभी ये गाना जो है जो तुम ज़रा ज़रा की बात कर रहे हो, तो उस दौर में वासु भगनानी ने मुझे बोला, नहीं समीर जी, उनकी सारी फिल्में मैं लिख रहा था ये, और वो म्यूजिक डायरेक्टर था चेन्नई में, हरीश जयराज। हाँ, हरीश जयराज। और मैं 2 घंटे के लिए मुंबई से निकल जाऊं तो 3 फिल्मों के गाने अटक जाएंगे। हाँ, वो बेचारे इतनी मोहब्बत से मुझे बोले कि नहीं, आपको चलना ही पड़ेगा। मैंने बोला एक ही शर्त है, आप अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट बुक करो, मैं चलूँगा उस दिन पूरा लिख के और रात की फ़्लाइट से वापस आ जाऊँगा। लास्ट गाना मैंने उसमें लिखा था वो सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं प्यार के वादे सारे। और सबसे मुश्किल हुई थी ये गाना लिखने में ज़रा ज़रा, क्योंकि उसकी तुम कंपोजिशन देखोगे ना तो उसमें ब्रेक कहीं है ही नहीं है। अरे मैंने बोला भाई कहीं रुकेगा कि कब तक चलते ही जा रहा, ज़रा ज़रा महकता है आज दो मेरा बदन। अरे हमने बोला कहाँ है, फुल स्टॉप कहाँ है इसमें? मगर लकली वो जो डायरेक्टर था ना, एक तो हिंदी नोइंग था, उसने कहा कि सर ये जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, ये कहानी लिखते जाओ, क्योंकि मेरे दिमाग में मेरा विजुअल क्लियर है, आप विजुअल मैं आपको बोलूँगा और लफ्ज़ आप देते जाओ और ये गाना बन जाएगा। और गवाया भी किससे मालूम है? बॉम्बे जयश्री। हाँ, बॉम्बे जयश्री से। एक ही गाना, हाँ, वो जबकि उनका नाम बॉम्बे जयश्री इसलिए है क्योंकि बेसिकली थी बॉम्बे से, चैम्बूर की थी शायद।
और वो जाके चेन्नई में सेटल हो गई, तो वहाँ उनको लोग बॉम्बे जयश्री नाम से ही बुलाने लगे। बहुत कमाल की सिंगर, क्लासिकल बेस्ड सिंगर थी, बट उस गाने का गुड लक था कि उनकी आवाज़ गाने यूं को ही मिली। बरस बरस काली घटा बरसे, हाँ। हम यार भीग जाएं। वो के जब वो गाना गाता था स्टेज पे परफॉर्मेंस में गाता है, जब अभी तो बेचारा नहीं रहा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, सच कह रहा है दीवाना, मैंने देखा है बच्चे पागल हो जाते। जैसे अभी मेरी एक पिक्चर तुम देखो, ये जो पहले लगी थी तो म्यूजिक उतना नहीं चला, सनम तेरी कसम, जी। वो उसके गाने इस वक्त ट्रेंडिंग पे नंबर 1 है। और वो गाना जो उसमें एक गाना है, तो खींच मेरी फ़ोटो पिया जी। वो जब वो गाना चला, आ बेटा सेल्फी ले ले रे, अब मेरे गले लोग पड़ गए कि सर एक गाना तो लिखना पड़ेगा मोबाइल के ऊपर। अरे मैंने बोला यार हो गया ना भाई, आ बेटा सेल्फी ले ले, बोले नहीं। तब मुझे वो थॉट लेके हिमेश और हम बैठ के करते करते कि तो खींच मेरी फ़ोटो पिया। तो इस तरह के चैलेंजेस, तो वो पूरी पिक्चर रहना तेरे दिल में, मैं 8 घंटे में लिख के आया था सर, सारे गाने 8 आवर्स। तुम सोचो मेरे दिमाग की नसें कहाँ रही होंगी कि, और मैं ये इस तरह से बैठा हूँ कि इसको किसी भी तरह मुझे ये ख़त्म करना ही करना है जी। तो होते हैं इस तरह के चैलेंजेस, क्या कर सकते हैं, यही तो है, यही तो, इसी को तो आजमाइश और इम्तहान बोलते हैं। आप इन चैलेंजेस की बात कर रहे थे और मुझे आशिकी याद आ गई है। आशिकी, साजन, ये सब बड़े बहुत रफ्तार में लिखे गए गाने हैं। बहुत मतलब नदीम का ये हाल था कि वो ऐसे ही घड़ी देखते रहते थे। 15 मिनट जहाँ कंप्लीट हुआ, पंडित जी 15 मिनट हो गया। अरे मैंने बोला भाईजान आप मुझे कंप्यूटर समझ के रखे हो भाई, कि आपने बटन दबाया गाना निकल आएगा, 15 मिनट हो गया का क्या मतलब। अच्छा, और मुझे भी ये सिचुएशन थी कि अभी आनंद मिलिंद की सीटिंग करनी है, अनु मलिक की करनी है, जतिन ललित की करनी है, वो एक लंबी लाइन फहरिस्त रेडी है रोज़ की। यहाँ से निकले, वहाँ लिख रहा हूँ कव्वाली, वहाँ लिख रहा हूँ आइटम गाना, वहाँ लिख रहा हूँ रोमांटिक गाना, वहाँ लिख रहा हूँ सैड गाना। मैं तुमको यकीन दिलाऊं, उसी बीच एक डब फिल्म लिखने का निमंत्रण आ गया कि लिख रहा हूँ। इतना करीबी दोस्त था मेरा, उसने रात को मुझे 12 बजे पकड़ा, बोला सर हम खाना सब आपका मेरे घर पे, मैं आज आपको रात को जाने नहीं दूंगा, ये मेरी कल है पिक्चर रिलीज और डब पिक्चर। तुमको मैं बताऊं 16 गाने मैंने, मेरे ख्याल से रात को हम बैठे 12 बजे, सुबह 5:30 बजे मैं उसके 16 गाने कंप्लीट करके लिख के निकल गया वहाँ से। कौन सी फिल्म थी? मेरे ख्याल से शिवा नाम था पिक्चर का। शिवा जी। तो ये जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम गया ना, तो मुझे तो पता, दुनिया में सबसे ज्यादा गाने लिखने वाले, मुझे तो पता भी नहीं था, वो तो उन लोगों ने फ़ोन किया, क्योंकि मैं तो पागल की तरह लिखते ही रहा। मुझे लिखने के अलावा और कुछ ज़िंदगी में समझ में ही नहीं आए। मेरे बच्चे कब बड़े हो गए, कब जवान हो गए, मुझे कुछ याद नहीं।